नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। आईपीएस आदित्य का रसूख, फरार होकर भी मिली ईओयू की रिपोर्ट। एंट्री सिक्योरिटी बेल में इंटरनल रिपोर्ट का हवाला। आईजी अमित लोढ़ा के खिलाफ हुई थी जांच। कुर्नी में एआईएमआईएम बिगाड़ेगी महागठबंधन का खेल। जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार के सामने पार्टी उतारेगी कैंडिडेट। प्रदेश अध्यक्ष बोले, बीजेपी को रोक, हम भी तैयार। बैंक 2 गुना सूद ले रहा है। युवती बोली, मेरा वतन 18,000। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के सूद में जा रहे हैं 10,000। नीतीश बोले, ठीक कराएंगे अफसर। सृजन घोटाले में कसा शिकंजा। बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 प्रबंधक कोलकाता से गिरफ्तार, जेल भेजे गए। और बिहार के पटना बिहटा में बर्थडे पार्टी में चली गोलियां, 2 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गया के तत्कालीन एसएसपी और गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे आईपीएस आदित्य कुमार पिछले 1 महीने से ट्रेसलेस है। इसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू इनकी तलाश में अब तक कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, लेकिन आदित्य कुमार का कुछ पता नहीं चल सका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गिरफ्तारी के डर से जो शख्स फरार चल रहा है उसका रसूख ऐसा है कि उसके पास ईओयू की इंटरनल जांच रिपोर्ट भी है। दरअसल आदित्य कुमार ने अपने वकील के माध्यम से एंटी सिक्योरिटी बेल के लिए पटना के डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में 7 नवंबर को पिटीशन फाइल किया था। 116 पेज के इस पिटीशन में ईओयू की एक इंटरनल जांच रिपोर्ट भी है। यह रिपोर्ट गया के ही तत्कालीन आईजी और सीनियर आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा के खिलाफ की गई जांच की है। अब सवाल यह उठता है कि जब आदित्य कुमार फरार है तो इनके पास ये इंटरनल जांच रिपोर्ट आई कहां से। सूत्र बताते हैं कि जांच के बाद इंटरनल रिपोर्ट को ईओयू ने सीधे डीजीपी को भेजा था। आपको बता दें कि आईपीएस अमित लोढ़ा की लिखी किताब बिहार डायरी पर आधारित एक वेब सीरीज बन रही है जो ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। इसे लेकर अमित लोढ़ा के ऊपर रुपये जुटाने का आरोप लगा था। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस साल 27 मई को इनके खिलाफ इंटरनल जांच करने के लिए एक आदेश बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिया गया था। इसके आधार पर ही ईओयू ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। फिर उस टीम ने अपनी जांच की। इंटरनल रिपोर्ट तैयार करके ईओयू की तरफ से 18 जुलाई को सीधे डीजीपी संजीव कुमार सिंघल को भेजा गया था। इसी 10 पन्ने की इंटरनल रिपोर्ट को आदित्य कुमार ने अपने एंटी सिक्योरिटी बेल पिटीशन में अटैच किया है। जिस वक्त अमित लोढ़ा मगध रेंज के आईजी थे, उसी पीरियड में आदित्य कुमार गया के एसएसपी थे। काम के दौरान ही इन दोनों अधिकारियों के बीच विवाद हुआ, जो बाद के दिनों में भी बढ़ता चला गया। अपने एंटी सिक्योरिटी बेल पिटीशन में भी आदित्य कुमार ने आरोप लगाया है कि अमित लोढ़ा की वजह से ही उनके ऊपर एफआरआई दर्ज हुई है, जबकि असलियत यह है कि एफआरआई को ईओयू ने दर्ज किया था, वो भी एक साजिश के तहत। डीजीपी को चीफ जस्टिस के नाम पर कॉल कर गया कि फतेहपुर थाना में दर्ज शराब कांड को खत्म कराने के लिए। इस केस में आदित्य कुमार के दोस्त अभिषेक अग्रवाल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस मामले में सिर्फ आदित्य कुमार ही फरार चल रहे हैं, जब खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए फरार आईपीएस ने ईओयू की इंटरनल जांच रिपोर्ट को अपनी ढाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। गया के तत्कालीन आईजी और सीनियर आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा के खिलाफ फरार चल रहे आईपीएस और गया के ही तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार ने बड़ी साजिश रची थी। उन्हें गिरफ्तार कराने की पूरी प्लानिंग रच डाली थी। इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की गिरफ्त में आया अभिषेक अग्रवाल उर्फे अभिषेक भोपाली का आदित्य कुमार का पूरा साथ दे रहा था।
जैसे जैसे आदित्य कुमार उन्हें बताते गए, उनका साथी अभिषेक वैसे वैसे करता गया। साथी अभिषेक ने इसके लिए डीजीपी संजय कुमार सिंघल के ऊपर कई बार दबाव बनाया। सूत्रों की माने तो उससे इसके लिए डीजीपी को कॉल पर तो कहा था कि इसके अलावा मोबाइल पर ऑनलाइन हुए चैट भी इसकी पुष्टि हुई है। डीजीपी के साइबर क्रिमिनल के झांसे में आकर भ्रष्ट आईपीएस को क्लीन चिट देने के मामले में एक और खुलासा भी हुआ है। चीफ जस्टिस के नाम से फोन करने वाले साइबर अपराधी का इतना खौफ था कि डीजीपी ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को छुट्टी में चेन्नई से फ्लाइट से पटना बुला लिया था। भ्रष्ट आईपीएस को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दी थी कि महज 48 घंटे में मामला रफा दफा कर दिया गया। यह खुलासा मीडिया की पड़ताल में हुआ है। बिहार पुलिस से जुड़े सूत्रों की माने तो आईपीएस आदित्य कुमार को शराब कांड में क्लीन चिट देने वाला अफसर भी जांच टीम के रडार पर है। पटना पुलिस में एसोसिएशन ने डीजीपी को बर्खास्त करने की कार्रवाई की मांग की है। बिहार में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम राष्ट्रीय जनता दल के माई समीकरण को धराशायी करने में लगी है। इस पार्टी पर भाजपा को मजबूती देने का भी इल्जाम लगता रहा है। हाल के चुनाव को देखे तो गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अब्दुल सलाम को मैदान में उतारा। गोपालगंज में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के संयुक्त प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता 1794 वोटों से चुनाव हार गए थे। वहीं एआईएमआई के प्रत्याशी अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले। यानी स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को जीत से किसी ने रोका तो वो एआईएमआईएम ही थी। एआईएमआईएम ने यह दिखा दिया कि राष्ट्रीय जनता दल के माई समीकरण में किसी तरह से वह सेंधमारी कर रही है। मुसलमानों में उनकी ताकत कैसी है। अब कुडनी विधानसभा उपचुनाव की बारी है। कुडनी विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान वोट 35,000 और यादव 30-35,000 जीतने हैं। सवर्णों में भूमिहारों की संख्या यहां ज्यादा है, ये 40,000 से भी ज्यादा है। कुशवा वोट बैंक 30-32,000, वैश्य 35 से 38,000, पासवान 12 से 15,000 के लगभग है। यहां भी एआईएमआईएम प्रत्याशी उतारने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर गौर करें तो जनता दल यूनाइटेड ने जिन 11 मुसलमानों को टिकट दिया था वे सभी हार गए थे। राष्ट्रीय जनता दल से 8, एआईएमआईएम से 5, कांग्रेस से 4 और बीएसपी और सीपीएम से एक विधायक हुए। 2015 में कुल 24 मुस्लिम विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2020 में 19 विधायक ही जीत सके। इसके बाद हुए तारापुर, कुशेश्वर स्थान, बोचहा, मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में कोई मुसलमान चुनाव नहीं जीता। बिहार की मुस्लिम राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। कोचाधामन सीट से विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, बायसी से रुकनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी ने एआईएमआईएम को छोड़ दिया। एआईएमआईएम से सिर्फ उसके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान रह गए हैं। बिहार की मधेपुरा की एक युवती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि सर, मैंने बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बैंक से 4 लाख रुपए कर्ज लिया था। अभी मैं आउटसोर्सिंग के तहत आईजीआईएमएस में नर्सिंग ऑफिसर हूं। मुझे हर महीने 18,000 रुपये मिलते हैं। बैंक मुझसे 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर सूद के पैसे ले रहा है। हर एक महीने यह करीब 10,000 रुपये हो जाता है, जबकि सरकारी नीति के अनुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लड़कियों को सिर्फ 1% सूद पर शिक्षा का ऋण मिलता है। आप इसका समाधान कराइए। ये बात सुनकर मुख्यमंत्री चौंक गए। दरअसल इसके ठीक पहले उनके सामने शिक्षा ऋण में बैंकों द्वारा ज्यादा सूद लेने के कई मामले आ चुके थे। उन्होंने अफसरों से कहा, यह सब मुनासिब नहीं है, ऐसा करने वाले बैंकों से बात कीजिए, जल्द कोई उपाय कीजिए, इसे ठीक कराइए। मौका सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 64 लोगों की शिकायत समस्याएं सुनी, अफसरों से इसे निपटाने को कहा। 4 लाख में 1.5 लाख रुपया लौटाया, फिर भी 3.25 लाख बाकी रह गए।
एक युवक ने मुख्यमंत्री से कहा कि मैंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए 4 लाख रुपए लिए थे, 1.5 लाख रुपए लौटा चुका हूं, फिर भी 3.25 लाख रुपए बाकी है। कहा गया था कि 4% सूद पर लोन मिला है, लेकिन 8.7% की दर से सूद लिया जा रहा है। एक अन्य युवक ने समय पर लोन नहीं मिलने पर अपना एडमिशन नहीं होने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने इन दोनों मामलों में कार्रवाई का निर्देश दिया। मितिहरवा यानी कि पश्चिम चंपारण के एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से कहा कि मेरे परिजन कोरोना से मर गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसे नहीं मानता है। हमें अभी तक 4 लाख रुपए नहीं मिले हैं। मुंगेर की एक महिला का कहना था कि उसके पति की मौत पिछले साल कोरोना से हो गई, लेकिन सरकार की तरफ से सहायता राशि नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने जल्द समुचित कार्रवाई करने को कहा। सीएम ने युवक से पूछा कि तुम्हारा नाम भी नीतीश कुमार है। हंसे और अफसर से बोले काम करवाइए। मुख्यमंत्री के सामने बेगूसराय का नीतीश कुमार बैठा था। उसके पिता की मृत्यु हो गई है, वह उनके बीमा का क्लेम चाहता था। मुख्यमंत्री ने उससे पूछा तुम्हारा नाम भी नीतीश कुमार है? उसने हाँ बोला। मुख्यमंत्री हंसे और कहा कि खाली नाम का स्पेलिंग अलग है। शिक्षा विभाग के अफसर से बोले ये मेरे नाम का लड़का है, इसका काम कराइए। मधुबनी जिला की एक महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि मैंने राजनगर पीएचसी में व्यंध्याकरण का ऑपरेशन कराया था, गलत ऑपरेशन हुआ, मैं फिर गर्भवती हो गई। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई का निर्देश भी दिया। एक बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री को बताया कि मेरी बेटी का इंटर का रिजल्ट 2014 से पेंडिंग है, इसके लिए मुझे 4,000 रुपये मांगे गए। मैंने किसी तरह 500 रुपया दिया, रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। मुख्यमंत्री ने फौरन कार्रवाई करने की बात कही। समस्तीपुर जिला के एक युवक ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसके पिता सरकारी शिक्षक थे, वे 2009 में से सेवानिवृत्त हुए, 2016 में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक हमें उनका पेंशन नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इस मामले को निपटाने को कहा। लखीसराय की एक महिला ने भी आंगनबाड़ी सेविका के चयन में गड़बड़ की शिकायत की। पूर्वी चंपारण की एक युवती का कहना था कि 2017 में उसका आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन हुआ था, लेकिन अभी तक योगदान नहीं दिया गया। सौरा के एक व्यक्ति ने कहा कि 2018 में छठ अर्घ्य के दौरान उनकी बेटी की मौत हो गई, अभी तक अनुग्रह राशि नहीं मिली है। ऐसे मुख्यमंत्री के लोक दरबार में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई। भागलपुर में हुए करोड़ों रुपए के सृजन घोटाले के एक मामले में पटना स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 2 तत्कालीन बैंक प्रबंधक शंकर दास और अर्जुन दास को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेजने का आदेश दिया। सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 तत्कालीन प्रबंधकों को कोलकाता से गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड के आधार पर पटना सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया था, जहां से दोनों बैंक प्रबंधकों को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद अदालत ने 18 नवंबर 2022 तक के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। मामला भागलपुर के महिला सशक्तिकरण एवं सुदृढ़ीकरण की विभिन्न सरकारी योजनाओं की करोड़ों रुपए की राशि के एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत बैंक कर्मियों की मिली भगत से सृजन नामक स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से धोखाधड़ी और जालसाजी पूर्वक गबन करने का है। प्रस्तुत मामले में भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी केपी रमैया के हस्ताक्षर से आरबीआई की अनुमति लिए बिना बैंक खाते खोले गए और फिर उन खातों के माध्यम से सृजन संस्था के खाते में करोड़ों रुपयों का स्थानांतरण किया गया। इस मामले में सीबीआई ने इस मामले की प्राथमिकी 14/A/2017 के रूप में दर्ज करने के बाद 28 लोगों के खिलाफ 18 मार्च 2020 को आरोप पत्र दायर किया था। समन के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण रमैया समेत 10 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। वर्तमान में केपी रमैया समेत 8 आरोपित फरार चल रहे हैं। सृजन घोटाले से जुड़े मामले की जांच ईडी भी अपने स्तर पर कर रहा है। दूसरी ओर इसी मामले में आरोपित इंडियन बैंक के तत्कालीन सहायक शाखा प्रबंधक रंजीत कुमार पाल की अग्रिम जमानत याचिका इस अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम।
Hello, ladies. नील, मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। सो चीजी नील। यंग रोमांस है हमारा, कुछ हटके, कुछ अलग करके दिखाओ यार। एक्सक्यूज मी, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी। यंग जनता को यही मानता। थोड़ा स्पेस मिलेगा? विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। पटना के बिहटा में रविवार की देर रात दौलतपुर गांव में आयोजित बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग के दौरान जमकर गोलियां चली। इस गोलीबारी में 2 लोगों को गोली लगी और वह घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए बिहटा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद सोमवार को पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पटना के बिहटा थाना इलाके में बीते देर रात दौलतपुर गांव में आयोजित बर्थडे पार्टी में नाच प्रोग्राम के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां हर्ष फायरिंग की घटना में 2 लोगों को गोली लगी है। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। घायलों की पहचान दौलतपुर गांव निवासी अखिलेश राय और मोहित कुमार के रूप में बताई जा रही है। इधर फायरिंग की घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस थानाध्यक्ष रंजीत कुमार दलवल के साथ अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दौलतपुर गांव निवासी मनीष कुमार के बेटे का जन्मदिन रविवार की रात नाच प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इसी दौरान देर रात नाच में फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी। इधर फायरिंग के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। इसके बावजूद भी देर रात्रि तक नाच गान का प्रोग्राम जारी रहा। बिहटा थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि दौलतपुर गांव में मनीष कुमार के घर पर बर्थडे पार्टी में बीती रात हर्ष फायरिंग में 2 लोगों की गोली लगी है। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल प्रथम दृष्टया हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर्ष फायरिंग के मामले को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। पटना में राष्ट्रपति से सम्मानित लोक गायक ब्रज किशोर दुबे की संदिग्ध हालत में शव मिला है। शव पाटलिपुत्र थाना के तहत अजंता कॉलोनी में फ्लैट के बाथरूम के अंदर मिला है। वहीं यही लोगों को संगीत सिखाया करते थे। लाश पूरी तरह से उल्टी पड़ी हुई थी। पैर गमछे से बांधा हुआ था। पैर में लेकर कमर तक का हिस्सा कुर्सी पर पड़ा हुआ था, जबकि सिर पानी से भरी बाल्टी में डूबा हुआ मिला। लोक गायक ने पैंट और शर्ट पहन रखा था। लोक संगीत के लिए ब्रिजेश कुमार दुबे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मान भी मिला था। उन्हें साल 2017 में पूर्व सबसे पहले दोस्त ने देखा। राजीव नगर के गुड़खोल रोड में स्थित एक अपार्टमेंट में लोक गायक ब्रिजेश कुमार दुबे का फ्लैट है, जहां वो 2 बेटा, 1 बेटी और पत्नी के साथ रहते हैं। अपने फ्लैट से अजंता कॉलोनी जाकर वो संगीत सिखाया करते थे। संगीत सीखने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर किराए पर फ्लैट ले रखा था। सोमवार को दोपहर के बाद जब लाश दिखी, उसके पहले फ्लैट में कोई नहीं था। सबसे पहले दोस्त की नजर ही लोक गायक की लाश पर पड़ी। फिर उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद पाटलिपुत्र थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। खुद से जांच करने के बाद आगे की जांच और एविडेंस जुटाने के लिए पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाया। अब मौके से सबूत जुटाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 से भी पूछताछ की है। शुरुआती जांच में के बाद थानेदार एस के साई ने बताया कि मामला आत्महत्या का लग रहा है, क्योंकि ब्रज किशोर दुबे फ्लैट के अंदर अकेले थे। कोई दूसरा शख्स यहां मौजूद नहीं था। इनके दोस्त काम से बाहर गए हुए थे। कुछ समय से वो डिप्रेशन में भी चल रहे थे, ऐसी बात सामने आई है। संभावना है कि डिप्रेशन की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली हो। फिलहाल जांच चल रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने पर और स्पष्ट हो जाएगा। वहीं इस मामले पर लोक गायक के परिवार वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। पटना के शिविर मंडल कारा फुलवारी शरीफ जेल में कैदियों के साथ 2 दिन पूर्व हुई मारपीट की घटना का
कारा अधीक्षक ने पूरी तरह निराधार बताया। इस बात को लेकर बेऊर जेल के कारा अधीक्षक ने शिविर मंडल फुलवारीशरीफ जेल का निरीक्षण करके घटना को तथ्यहीन बताया। इस घटना को लेकर बीपीएससी के पेपर लीक मामले में जेल में बंद बंदियों ने इसकी लिखित शिकायत शिविर मंडल कारा अधीक्षक से की है। 2 दिन पहले इस बात की चर्चा जोरों पर बाहर आई कि फुलवारीशरीफ शिविर मंडल कारा में बंदियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और उन पर लाठीचार्ज किया गया है। घटना के बाद बेऊर जेल के काराध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने फुलवारीशरीफ शिविर मंडल जेल पहुंचकर वहां के वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद विजिटर बुक में ऐसी किसी घटना से साफ इनकार वाली बात को अंकित करते हुए यहां शांति व्यवस्था की बात कही है। ब्रिटिश काल 1942 में निर्मित इस जेल में फिलहाल 734 बंदी बंद है। जेल की क्षमता 700 के आसपास बताई गई है। इन बंदियों में 60 बंदी मद निषेध के आरोपी, 183 बंदी सेशन विचारधारा के अलावा 491 कैदी जो है वो मजिस्ट्रियल विचाराधीन में यहां बंद है। शिविर मंडल कारा के काराध्यक्ष लाल बाबू सिंह ने बताया कि 2 दिन पूर्व कुछ लोग बीपीएससी पेपर लीक मामले में जेल के बंद बंदियों से जबरन अपनी मर्जी से मुलाकात करना चाहते थे। जब उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया तो उन्होंने जेल को बदनाम करने की नीयत से इस तरह की अफवाह उड़ा दी गई है कि जेल में बंदियों के साथ मारपीट की घटना हुई है। उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से पूरी तरह से इनकार करते हुए कहा कि जो भी बातें कुछ लोगों के द्वारा बताई गई है वह बिल्कुल गलत और तर्कहीन और निराधार है। देश भर की नजरें इस दिन गुजरात चुनाव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह क्षेत्र होने के कारण बीजेपी ने पूरा जोर गुजरात में लगा रखा है। गुजरात में बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट सबसे ज्यादा चर्चा में है। गुजरात में पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने 50% चेहरों के टिकट काट दिए हैं। भारी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी की इस स्ट्रेटजी ने राजस्थान के लिए भी सियासी मैसेज दे दिया है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है। नेतृत्व और प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी में अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है। इसी बीच गुजरात में भारी संख्या में पुराने चेहरे के टिकट काटकर बीजेपी ने संगठन सर्वोपरि का मैसेज दिया है। इसके बाद राजस्थान बीजेपी के नेताओं में भी यह चर्चा छिड़ गई है। माना जा रहा है कि राजस्थान में भी अंदरूनी लड़ाई के बीच गुजरात बीजेपी का फॉर्मूला अपना सकती है। पहला फॉर्मूला यह है कि मौजूदा विधायकों सहित 100 पुराने प्रत्याशियों के टिकट कट सकते हैं। राजस्थान में अगर यही फॉर्मूला लागू होता है तो कम से कम 100 नए चेहरों को 2023 में मौका मिल सकता है। वहीं लगभग 25 से 30 सिटिंग विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं। गुजरात में बीजेपी ने 99 में से 38 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं। बीजेपी के इस निर्णय के बाद गुजरात में अंदरूनी खाने में इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। टिकट तय करने से पहले कई नेताओं की ओर से पार्टी पर दबाव भी था। इसके बावजूद बीजेपी संगठन सबसे ऊपर के फॉर्मूले पर चल रखी है। खबर में अभी और भी बहुत कुछ है। आगे बढ़ने से पहले अब ये दूसरा उसका मौका भी देख लिए। सीनियर नेताओं के भी टिकट कट सकते हैं। गुजरात में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, नितिन पटेल, सौरभ पटेल समेत 6 बड़े नेताओं को मौका नहीं दिया। कहा गया कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, मगर सूत्रों का कहना है कि बीजेपी इन्हें टिकट नहीं देना चाहती थी। रूपाणी को सीएम पद से हटाने के बाद से यहां चर्चा थी। ऐसे में राजस्थान में भी अगर यह फॉर्मूला लागू होता है तो कई सीनियर नेताओं के टिकट कट सकते हैं जो 5 से ज्यादा बार से विधायक है। तीसरा मुद्दा यह है कि नया चेहरा भी बन सकता है कोई सीएम। गुजरात में पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। बीजेपी ने जब पटेल को चुना तो काफी सवाल खड़े हुए। उसके बाद से ही यह कहा जाने लगा कि सेंट्रल लीडरशिप बगैर किसी दबाव के अपने तरीके से निर्णय कर रही है। राजस्थान में भी सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई है। ऐसे में इस लड़ाई के बीच बीजेपी राजस्थान में भी कुछ ऐसा निर्णय कर सकती है जो चौंकाने वाला होगा। चौथा मुद्दा यह है कि एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को यहां टिकट नहीं मिलेगा। गुजरात में इस बार भी मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया गया। लगातार बीजेपी इस फॉर्मूले पर लेकर चल रही राज्यों में टिकट दे रही है। गुजरात में 30 सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में एक भी टिकट नहीं दिया गया है। ऐसे में राजस्थान के इतिहास में पहली बार बीजेपी ऐसा कर सकती है कि एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट ना दे।
2018 में भी बीजेपी किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देना चाहती थी, मगर तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के दबाव के चलते टोंक से पूर्व मंत्री यूनुस खान को टिकट दिया था। खान को सचिन पायलट ने हराया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर पार्टी अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी इन्हीं फॉर्मूला पर चलती है तो खींचतान बढ़ सकती है। राजस्थान में बीजेपी की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। यहाँ बीजेपी के पास वसुंधरा राजे के रूप में काडर रखने वाली नेता है, जो जरूरी नहीं कि बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप के हर फैसले को स्वीकार करे। वे राजस्थान में यह निर्णय कई प्रमुख नेताओं को राजनीतिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में राजस्थान में काफी खींचतान देखने को मिल सकती है। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन ट्रैक पर शनिवार रात सुपर पावर 19 डेटोनेटर से हुए ब्लास्ट ने पूरे राजस्थान को हिला दिया है। पुलिस को रेलवे ट्रैक पर बारूद भी मिला है। एनएसजी, एनआईए, आईबी की टीमें उदयपुर में आतंकी और नक्सली हमले की आशंका को लेकर जांच कर रही है। इसके अलावा रेलवे पुलिस और उदयपुर पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। मामला इसलिए भी बेहद संवेदनशील है कि पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर को ही इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। G20 की मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा धमाके से 4 घंटे पहले ही इसी ट्रैक से ट्रेन भी निकली थी। अहमदाबाद उदयपुर असरवा ट्रेन नंबर 19703 और 19704 रोजाना गुजरती है। ट्रेन गुजरने के दौरान ब्लास्ट होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। धमाके के बाद ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन को डूंगरपुर में ही रोक दिया गया। ट्रेन में 665 यात्री सवार। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ब्लास्ट के 4 संभावित कारण सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस घटना को आतंकी हमले से भी जोड़कर देख रही है। इसकी वजह है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएफआई पर बैन लगाया था। पीएफआई नेताओं की भी गिरफ्तारी की गई थी। हालांकि अभी इस बात के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। रेलवे के अधिकारियों ने उदयपुर के अलावा माइनस थाने में सुपर पावर 90 डेटोनेटर मिलने पर आतंकी घटना के तहत एफआरआई में विस्फोट के बाद की पूरी स्थिति के बारे में बताया गया है। ब्रिज पर विस्फोट कर देश की सुरक्षा खतरे में डालने की बात को इसमें लिखा गया है। एनएसजी, एनआईए और आईबी की टीमें ट्रैक के साथ ही आसपास के गांवों में भी छानबीन कर रही है। दक्षिणी राजस्थान में काफी समय से आदिवासी राज्य बनाने की मांग की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि ब्लास्ट में आदिवासी कट्टरपंथी का भी हाथ हो सकता है। कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया जा चुका है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में जनजाति समुदाय से लंबे समय से भील प्रदेश की मांग हो रही थी। 4 राज्यों से करीब 42 जिलों का शामिल कर मांग की जा रही थी। राजस्थान से 28 लाख, गुजरात में 34 लाख, महाराष्ट्र में 18 लाख और मध्य प्रदेश में 46 लाख की इनकी जनसंख्या है। खास करके देखा जाए तो राजस्थान में भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जालोर, बाड़मेर, पाली से इसकी मांग की जा रही है। उदयपुर में काफी संख्या में माइंस है। कई बार माइंस को लेकर विरोध हो चुके हैं। साथ ही माइंस होने के कारण दुकानों पर भी अवैध रूप से डेटोनेटर बेचे जाते हैं। माइंस से ब्लास्टिंग के जरिए पत्थर निकाले जाते हैं। ऐसे में पुलिस सूत्रों का मानना है कि दुकानों से भी डेटोनेटर लेकर विस्फोट किया जा सकता है। ट्रैक पर डेटोनेटर का रैपर और बारूद भी पड़ा हुआ मिला था। वहां पर किसी तरह का टाइमर और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि किसी ने शरारत करने के लिए डेटोनेटर से ब्लास्ट कर दिया हो। मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान चौंकाने वाला सच मीडिया की टीम के सामने आया है। इंटरनेट पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बम बनाने का सामान ऑनलाइन मिल रहा है। कई ई-कॉमर्स वेबसाइट ऑनलाइन ऑर्डर पर होम डिलीवरी कर देती है। इसके लिए पहले ही फोन करके अकाउंट में रुपये जमा करवाने पड़ते हैं। सुपर 90 डेटोनेटर सहित बम ब्लास्ट का पूरा सामान मिल जाता है। सरकार ने पॉर्न फिल्म दिखाने वाली वेबसाइट को तो बैन कर दिया है, लेकिन बम ब्लास्ट का सामान ऑनलाइन आराम से मिल रहा है। दिल्ली से एनएसजी की टीम के 3 अधिकारी सोमवार सुबह करीब 10 बजे रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। ट्रैक के आसपास
टीम ने छानबीन की, कुछ अहम सबूत भी जुटाए हैं। करीब 1.5 घंटे तक वहां के गांवों में भी टीम ने पहुंचकर पूछताछ की है। ब्लास्ट को लेकर एनएसजी, एनआईए, आईबी की अलग अलग टीमें जांच कर रही है। टीमों को किसी तरह का टाइमर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद नहीं हुआ है। किसी तरह का सीसीटीवी फुटेज भी सामने नहीं आया है। उदयपुर रेलवे ब्रिज पर हुए विस्फोट की जांच एटीएस एसओजी को दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार शाम को हाई लेवल मीटिंग करके पूरे मामले का रिव्यू किया है। फिर राजस्थान एटीएस और एसओजी से जांच कराने का फैसला लिया गया था। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।